नमस्कार प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे होंगे। और प्यारे मित्रों, आज आप लोगों को पॉलिटी से संबंधित उस महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर आया हूं जहां से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और आप लोग व्हाइट बोर्ड में देख रहे हैं। आज हम आपको एक नया सेशन लेकर आए हैं। जैसा कि आपको सामने से दिख रहा होगा, आज आप लोगों को नदी जल विवाद से संबंधित उन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बारी बारी से कराएंगे जहां से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप लोग देखिएगा, यहां से वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको लेकर आए हैं जहां से आज नहीं, हमेशा से प्रश्न एग्जाम में यहां से 100% उठने वाले होते हैं। और आप लोग इस सेशन को देखिएगा। अगर देखने के बाद सेशन आपको पसंद आता है तो आप लोगों के बीच में शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करिएगा। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए प्यारे मित्रों, समय को ना गवाते हुए हम अपनी मंजिल की ओर चलते हैं और देखते हैं कौन सी नदी जल विवाद कितने राज्यों के बीच में है। उन सारे एक एक करके जो है देखने का प्रयास करते हैं। और प्यारे मित्रों, मेरा कहना है मंजिल उसी के सामने झुकती है जो मंजिल को झुकाने की दम रखता है, हैसियत रखता है, अपने आप में जज्बा रखता है और अपने माता पिता के सपने को साकार करने की क्षमता रखता है कि मैं कुछ भी हो जाएंगे, चाहे जितनी मुसीबत आए, लेकिन वो कभी डिगता नहीं है और एक ना एक दिन वो मंजिल को जरूर अपने कदमों में झुका देता है। क्योंकि उनके इरादे मजबूत होते हैं, उनके हौसले मजबूत होते हैं। वो कभी छोटी मोटी कठिनाइयों से डरते नहीं है, ना छोटी छोटी बातों को लेकर किसी भी प्रकार से वो विचलित नहीं होते हैं। क्योंकि उनके इरादे इतने मजबूत होते हैं कि वो जानते हैं कि मेरे पास पैसा कहां से आता है, मेरे पिताजी, मेरे भाई कहां से मुझे पैसे दे रहे हैं, 10-10, 100-100 रुपए कैसे कमाकर मेरे पास पैसे भेजते हैं। उन लोगों के सपने जरूर साकार होते हैं जिनके इरादे और हौसले मजबूत होते हैं। तो चलिए प्यारे मित्रों, हम समय को ना गवाते हुए अपने मंजिल की ओर चल करके देख लेते हैं। एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको एक बड़ी जानकारी प्रोवाइड कराई जा रही है। शायद है आपको किसी ऐसे चैनल पे आपको देखने की मिल जाएगी, क्योंकि मैंने यहां पर उन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिखा है जहां से आप हमेशा से हमेशा प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। और देखिएगा, कृष्णा नदी जल विवाद, जी हां, कृष्णा नदी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच में है, तो आप उन पॉइंट को देखिएगा। यदि ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि कृष्णा नदी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच में है, तो याद रखना महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। जी हां, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी जल विवाद जो है इन 3 राज्यों के बीच में है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और ये देखेंगे गोदावरी नदी जल विवाद। ये जो आपको ऐसे से चिन्ह लगा है, इसका मतलब यह है कि जो ऊपर लिखा हुआ है सेम सब में वही कंडीशन लगा हुआ है, इसका मतलब यह है। तो दोस्तों, गोदावरी नदी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच में है, जैसा कि आपको सामने से दिख रहा होगा, महाराष्ट्र है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। जी हां, 5 राज्यों के बीच में गोदावरी नदी जल विवाद कितने राज्यों में है? 5 राज्यों के बीच में है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं तीसरे नंबर पे नर्मदा नदी जल विवाद। जी हां, नर्मदा नदी जल विवाद कितने राज्यों के बीच में है, तो याद रखना ये 4 राज्यों के बीच में है। यहां पे मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है और राजस्थान। जी हां, 4 राज्यों के बीच में ये नदी जल विवाद है। अब इसके बाद अगले पॉइंट पर चलते हैं और ये देखते हैं रावी और ब्यास। जी हां, रावी और ब्यास नदी जल विवाद कितने राज्यों के बीच में है, तो याद रखना ये 3 राज्यों के बीच में है। पंजाब है, राजस्थान है और हरियाणा है। जी हां, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा रावी और ब्यास नदियों के बीच में जो जल का विवाद है वो 3 राज्यों में है। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं जहां से एग्जाम में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं कि कावेरी नदी जल विवाद कितने राज्यों के बीच में है, तो याद रखना केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु में है और पुदुचेरी है। जी हां, कितने राज्यों के बीच में है? 4 राज्यों के बीच में है। केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है और
पुदुचेरी के बीच में कावेरी नदी जल विवाद है। अब इसके बाद चलते हैं, देखते हैं कृष्णा नदी जल विवाद। ये दोबारा पुनः हो गया, 2004 में हो गया और कितने राज्यों के बीच में, जैसा कि अभी ऊपर पढ़ चुके हैं, लेकिन ये दोबारा फिर से विवाद छिड़ गया है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में दोबारा द्वितीय कृष्णा नदी जल विवाद है। और याद रखना, इसके बाद देखेंगे वंशधारा। जी हां, वंशधारा जल विवाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में है। जी हां, वंशधारा जल विवाद, याद रखना ये कई बार यहां से प्रश्न आ चुका है। वंशधारा जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में वंशधारा नदी जल विवाद है। अब इसके बाद लास्ट में देखेंगे महादायी। जी हां, महादायी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच में है? तो गोवा है, कर्नाटक है और महाराष्ट्र राज्यों के बीच में। इसका मतलब यह है कि महादायी जल विवाद 3 राज्यों के बीच में है। गोवा जो खूबसूरत शहर है, उसके बाद कर्नाटक और उसके बाद कौन सा है? याद रखना महाराष्ट्र। 3 राज्यों के बीच में है। और उसके नीचे आएंगे, देखेंगे अनुच्छेद 262 देखिए और अनुच्छेद 263 देखिए। अनुच्छेद 262 क्या प्रावधान करता है और अनुच्छेद 263 क्या प्रावधान करता है? इन दोनों अनुच्छेद को देखिए, यहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्यारे मित्रों आप लोग देखिएगा और देखने के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि नदी जल विवाद से प्रश्न आएंगे तो आप उनकी खोपड़ी को आप उड़ा दोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहां पर मैंने सारे जितने भी नदी जल विवाद से संबंधित प्रश्न थे, सारे प्रश्नों को इसमें समाहित किया है। और देखिएगा अनुच्छेद 262 के तहत यह प्रावधान करता है कि 2 राज्यों के बीच में, जी हां, अनुच्छेद 262 ये प्रावधान करता है कि 2 राज्यों के बीच में नदी जल विवाद का निपटारा किया जाता है। जी हां, अनुच्छेद 262 ये प्रावधान करता है कि 2 राज्यों के बीच में यदि नदी जल विवाद हो गया है तो अनुच्छेद 262 का प्रयोग करके दोनों राज्यों के बीच में आपसी सहमति बना करके उस विवाद का निपटारा कर दिया जाता है। अब देखेंगे अनुच्छेद 263। जी हां, अनुच्छेद 263 में क्या है? तो याद रखना, अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना का अधिकार देता है। अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना किस वर्ष किया गया, कब किया गया? अंतरराज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? एक एक पॉइंट को आप देखिएगा, जैसा कि आपको सामने से इधर आप देखिएगा, कौन से पॉइंट पर आइएगा। भारत के अंदर पहली बार जी हां, भारत के अंदर पहली बार अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कब किया गया? जी हां, भारत के अंदर पहली बार अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कब किया गया? तो याद रखना, इसका आंसर है 1990 में पहली बार भारत के अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना किया गया है। और याद रखना, उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह थे। कौन थे? वीपी सिंह थे। और उनकी जो सरकार थी जनता दल वाली सरकार थी। और याद रखना, अंतरराज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखना, प्रधानमंत्री होते हैं। अंतरराज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और इनके जो सदस्य होते हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, वह चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो या गैर केंद्र शासित प्रदेश हो, वो सारे मुख्यमंत्री याद रखना सदस्य के रूप में होते हैं। और तीसरे नंबर पे देखिएगा तथा इसमें लिखा हुआ तथा कैबिनेट स्तर के 6 मंत्री को भी शामिल किया जाता है। जी हां, कैबिनेट स्तर के 6 मंत्री को शामिल किया जाता है, जिसमें गृह मंत्री भी होते हैं। जी हां, जिसमें गृह मंत्री भी होते हैं, वो 6 कैबिनेट मंत्री में ये सब क्या होते हैं? याद रखना, अंतरराज्यीय परिषद के सदस्य, अध्यक्ष, ये सब लोग होते हैं। और इसके बाद देखिएगा, इसके नीचे लिखा है कि भारत के अंदर नदी बोर्ड अधिनियम। जी हां, नदी बोर्ड अधिनियम कब आया? जो अधिनियम का काम जानते हैं क्या होता है? अधिनियम का मतलब ये होता है कि जब कोई भी प्रावधान आता है तो किस अधिनियम के आता है? तो याद रखना, भारत के अंदर नदी बोर्ड अधिनियम की यदि बात करें तो 1956 ईस्वी में आया है। कब आया है प्यारे मित्रों? 1956 ईस्वी में आया है नदी बोर्ड अधिनियम। और इसके बाद अगले पॉइंट पर देखेंगे, इसमें आपको लिखा मिल रहा होगा क्षेत्रीय परिषद की स्थापना।
जी हां, क्षेत्रीय परिषद की स्थापना 1956 में किया गया है। क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। जी हां, क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय गृह मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और याद रखना कितने क्षेत्रीय परिषद है, मैंने यहां पर एक्सप्लेन करके उसको आपको दिखाया है। यदि आपसे पूछा जाता है कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय है कोलकाता में है, अगर पश्चिम में जाएंगे तो मुंबई है, और याद रखना उत्तर में जाएंगे तो उत्तर का क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय है दिल्ली है, और दक्षिण में जाएंगे तो याद रखना इसका जो मुख्यालय है वो चेन्नई है। अगर हम मध्य की बात करेंगे, ये मध्य वाला जो पॉइंट है, हम जहां पर वर्तमान में है इलाहाबाद प्रयागराज में, याद रखना क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय, मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहां पर है? तो इलाहाबाद प्रयागराज में क्षेत्रीय मध्य क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय है प्रयागराज में है। और प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि आज का जो ये सेशन है बेहद महत्वपूर्ण है। मैं इसके बारे में आप लोगों को जितना बताऊं उतना कम है, क्योंकि यहां पर कितनी बार यहां से प्रश्न पूछा गया है, आप खुद गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। यहां से इस टॉपिक से जो बनने वाले प्रश्न हैं आज तक में एग्जाम में काफी बार इसमें से प्रश्न पूछे गए हैं। और प्यारे मित्रों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जितने भी पॉलिटी से संबंधित, वो चाहे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो, चाहे 356 हो, 360 हो, 280 हो, 15 हो, 17 हो, 18 हो, 19 हो, 20 हो, जितने भी अनुच्छेद हैं वो सारे अनुच्छेद का मैंने एक वीडियो बना दिया है। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं, अगर वो हमारे वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो कृपया चैनल पर चले जाएं, और वहां पर आपको पॉलिटी से संबंधित, अनुच्छेद से संबंधित उन सारे जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है एक एक करके मैंने जो है एक वीडियो के माध्यम से सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद को बताया है। और आप लोग देखिएगा, उस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एग्जाम में उस वीडियो से बाहर कोई भी अनुच्छेद नहीं आएगा, क्योंकि मैंने वहां पर सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद को कवर किया है। और प्यारे मित्रों, आज की क्लास को यहीं पर विराम करते हैं, कल इसके आगे चलेंगे। और आप लोगों की क्या राय है, किस टॉपिक्स पर और वीडियो देखना चाहते हैं, आप लोग कमेंट करिएगा, और कमेंट करने के बाद मुझे बताइएगा। और आज की क्लास को विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।